नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट आज से आना शुरू हो जाएगा। तो जब मैं कह देता हूँ तो मैं मुझसे रुका नहीं जाता। मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा होता है जब तक शुरू ना कर दूँ। तो शुरू करते हैं पहला सेट। चूँकि पहला सेट है, मैंने अनाउंस थोड़ी देर से करा, 9:30-10 बज गए थे। उसके बाद क्वेश्चन सेट करने थे। तो पहला सेट बाइलिंगुअल, मतलब हर सेट रहेगा, पहला सेट भी बाइलिंगुअल ही है। पहला सेट 20 प्रश्न का हमने रखा है और रिस्पांस देखा जाएगा। रिस्पांस आपका अच्छा रहा, शेयर आपने अच्छा करा, देखा मैंने पिछले वीडियोज काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं शेयर किया तो आप लोग जाके वो जिसमें हमने अनाउंस करा है कि मतलब बढ़िया से हम करने वाले हैं एक्सपेक्टेड सेट्स वगैरह, तो वो शेयर करते हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं। 20 प्रश्न लिए हैं कि टाइम भी आपका ना ज़्यादा किल हो और थोड़ा रात भी हो गई है तो सोना भी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पेन कॉपी उठा लेना और आप लोग खुद को इवेलुएट करने की कोशिश करें। ये सारे प्रश्न एसएससी की ही होंगे और आपका जो पेपर का लेवल होगा, एक्चुअल लेवल होगा एग्ज़ाम का, वो सेम लेवल का रहेगा, ठीक है। मैं कैमरा ऑन कर देता लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि समझ रहे हो ना, रात में पता नहीं कैसा चेहरा हो जाता है मेरा। पहला प्रश्न देखो, लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको सबसे छोटी वैल्यू बतानी है कॉस थीटा साइन थीटा की। अब अगर आप कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू पाने जाओगे और साइन थीटा की अलग से, तो बहुत मुश्किल होगा। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अगर आपको बेसिक देखना है तो आप जाके ट्रिगोनोमेट्री स्टार बैच वाली देख लेना। मैं बहुत बेसिक से इस प्रश्न को करवा दे रहा हूँ। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है। देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन थीटा को आगे लिख लेते हैं, यानी 2 साइन थीटा लिख लिया इंटू कॉस थीटा लिख लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो बात कोई मतलब वही पड़ी। मैंने आपको एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। होता है नहीं होता? यानी हमें वैल्यू जो निकालनी है मिनिमम, वो 1/2 साइन 2 थीटा की। एक बात बताओ, साइन के किसी एंगल के लिए मिनिमम वैल्यू, आपको मैंने जब स्टार बैच कराया था तब भी और जब भी मैथ पढ़ाता हूँ, ट्रिगो का प्रश्न आता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि साइन के किसी वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू जो होती है साइन के किसी भी एंगल के लिए, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो 2 थीटा भी तो एक एंगल ही है, यानी साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। यानी -1 से ना छोटी हो सकती है और ना 1 से बड़ी हो सकती है। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई -1 और गुणे 1/2, यानी इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? -1/2। बोलो भेजे में घुसा या नहीं? घुस गया तो बहुत बढ़िया, नहीं घुसा तो कोई नहीं, स्टार बैच की ट्रिगो वाली क्लास देख लेना। मोर देन एनफ फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। पहले प्रश्न को खत्म किया, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अब द्वितीय प्रश्न में, यानी प्रश्न नंबर 2 में हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिख रहे हैं। कहा गया 2 कैंडिडेट एक गांव के चुनाव में लड़ते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट को 43.5% वोट मिलते हैं, यानी 100% थे, 43.5% एक कैंडिडेट को मिल गए। तो बचे कितने? 100% टोटल थे, 43 एक को मिल गए। यानी दूसरे को कितने मिले? 100 - 53.5, यानी कि 56.5% वोट दूसरे को। अब ये ना कहना कैसे आया, 100 में से 43.5 को घटाया, ठीक है। 56.5% एक को मिला, दूसरा 43.5%। एक बात बताओ, कोई चुनाव में 10 वोट पाता है, कोई 8 वोट पाता है, तो हारने वाला कितने से हारता है या जीतने वाला कितने से जीतता है? आप कहते हैं कि जीतने वाले में से हारने वाला का घटा देते हैं, यानी जीतने वाला जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा और जो कम वोट पाएगा वो हारेगा। यानी 56.5% जीतने वाला पाता है और 43.5% हारने वाला। और दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने वोट से हारा। 56.5 में से 43.5 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? इधर 3 आ जाएगा, इधर 1, यानी 13% वोट से हारता है। और 13% बराबर है 3744, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, कितना बचा? 11 114, 13 8 104, 10 13 8 104, यानी 1% बराबर 288 हो गया। तो आपको 56% निकालना है। 56% कैसे निकलेगा? 1% बराबर 288, तो हम कह सकते हैं 5% कितना हो जाएगा? 5% आप कहेंगे 280 का 5 गुना 1400 होता है, 1440 हो जाएगा 5%। 5% बराबर 1440। 50% कितना हो जाएगा? 14400। तो 50% ये हो गया, 5% ये हो गया, 55 हो गया। 1% और ले लो 288 और 0.5% और ले लो, 0.5% मतलब 144 और ले लो। जोड़ दोगे तो 8 4 12, 8 4 12 1 13 4 17 के 7 हासिल आएगी 1 1 1 2 2 4 4 8 4 12 और
4 1 5 1 6 यानी 16,272 वोट मिलते हैं जीतने वाले को। बोलो कोई दिक्कत हुई? अब 1% बराबर 288 आया, आप 56.5 से इसमें गुणा भी डायरेक्ट कर सकते थे, मैंने वही तोड़ के करवा दिया। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। तीसरा प्रश्न देख लो, सुंदरता से बजा दो इस प्रश्न को। क्या कहा गया? ये जो ग्राफ है वो क्या दिखाता है? प्रोडक्शन ऑफ राइस दिखाता है, चावल का प्रोडक्शन दिखाता है 3 अलग अलग स्टेट में। ए ब्लू वाला है, ब्लू कर दे रहा हूँ, ये ए वाला है, ये वाला ए, आगे वाला ए है, ठीक है, ब्लू वाला ए है। बी वाला कौन सा है? ऑरेंज वाला। और सी वाला मड कलर वाला, ठीक है। कहा कि ड्यूरिंग 2016 to 21 फॉर विच ईयर इज द प्रोडक्शन ऑफ राइस हाईएस्ट। यानी आपको मतलब ये नहीं मतलब है कि ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, आपको ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे चावल उत्पादन हो रहा है, किस साल में। देखो सबसे ज़्यादा अगर आपको निकालना है तो सबसे बड़े वाले ग्राफ में पहुँचे। देखो यहाँ पे ये 50 है, ये 55 है और ये 45 है, तो 55 45 100 और 50 ये 150 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 40 और 50 90 और 60 150 ये भी हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये है 55, ये है 60 115 और 50 165 यहाँ पे हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 45 है, ये 55 है और ये 60 है। 45 55 60 कितना हो गया? 160 हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखो 60 है, ये 50 है, ये 45 है, तो 60 50 45 155 हो गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 50 है, ये 55 है, ये 40 है, यानी 90 और 55 145 हो गया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिला? 2018 में। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? 2018। अब कुछ लोग कहेंगे इस प्रश्न में समय कैसे बचा? देखो भैया, अगर ईयर देखोगे तो 3 और 3 6 है, लेकिन ऑप्शन में 4 ही साल दिए जाते हैं, तो उन चारों में से जिसका हाईएस्ट होगा, तो यानी आप 2 का कैलकुलेशन ना करना चाहें तो बच सकते हैं, ऑप्शन का यहाँ सहारा ले सकते हैं। प्रश्न देखो, उत्तर करने की कोशिश करो। ये सब प्रश्न एसएससी में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए, सारे ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के पेपर हैं, ऐसा नहीं कि 10+2 का या MTS का उठा लिया है, ठीक है। x³ -1 अपॉन x³ की वैल्यू आपको निकालनी है, x - 1/x। आपको मैंने बता रखा कि x - 1/x अगर a हो तो x³ -1 अपॉन x³ की वैल्यू होती है a³ + 3। ये सबको पता है, नहीं पता तो ये ध्यान रखो, अलजेब्रा की क्लास स्टार बैच में करवा रखे, देख लेना। a 5 का क्यूब 125 + 3 × 5 15, 125 और 15 बोलो समझ आ रहा है? नहीं, 125। अच्छा, अगर x + 1/x बराबर दे दिया जाता m, तो x³ + 1 अपॉन x³ कितना हो जाता? आप कहेंगे m³ - 3m। यहाँ पे जब प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। समझ आ गया? बोलो, 2 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। बोलो लल्ला कोई दिक्कत? हिंदी वाले भैया कह रहे थे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंदी में प्रश्न होने चाहिए, तो देख लो और शेयर कर देना लल्ला। एक व्यक्ति 3 वर्ष में 15%, 20%, 25% की वेतन में वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीमेंट लग जाता है। 3 साल वेतन कितना, 3 साल बाद वेतन कितना होगा? अगर उसका प्रारंभिक वेतन 20,000 था, हमने कहा प्रारंभिक वेतन कितना था? 20,000, उसी के तुलना में वृद्धि होती। अगर पहले साल में 15% यानी कि 100 होती तो 115 हो जाती, यानी 20 होती तो 23 हो जाती है। अनुपात में हमेशा कैलकुलेट किया करो। 20% बढ़ने का मतलब अगर 5 थी तो 5 का 20% यानी 1 बढ़ गई, यानी 6 हो गई। 25% बढ़ने का मतलब अगर 4 थी तो अभी कितनी हो गई? 5 हो गई। तो आपसे कहा गया लास्ट 3 साल में कितना वेतन होगा, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है x% y% का रिजल्टेंट वृद्धि होता है x + y + xy/100। अब यहाँ पे x की वैल्यू 15 रख देते थे, y की वैल्यू 20, तो ये सॉल्व कर लेते तो आपका हो जाता 35 और 35 और 3 38%, इन दोनों का हो जाता। 38% और 25% का फिर सक्सेसिव निकाल लेते तो 38 + 25 + 38 × 25/100, यानी कि हो जाता 9.5। 38 और 25, 38 25 कितना हो जाता भैया? 63 और 72.5% की वृद्धि हो जाती। आप कहते हैं 20,000 रुपये है, 20,000 का 72.5% कितना हो जाएगा? 14,500। यानी हमारा वेतन था 20,000, 14,500 बढ़ जाएगा, यानी 34,500। तो इस मेथड से भी कर सकते थे, अदरवाइज इस मेथड से तो आप कर ही सकते हैं। 20 1 कटा ये 1,000, 20 ये 50 हो गया, 50 × 23 × 6 6 पंचे 30, 30 × 50 1500, 1500 गुणे कितना लिखा हो? 23 छक्के 138, गुणा कर लेना था, डुअल 0 लग जाता। 15 8 120, हासिल आई 12, 15 तिया 45 और 12। अच्छा हमने गलत कर दिया कहीं क्या? देख लेना। अच्छा हाँ, ये 50 अच्छा हाँ, ये 6 2 बार हमने ले लिया, ठीक है। 50 पंचे ये 250 कर देना, 250 × 138 लिख लो, या फिर ऐसे कर सकते हो, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। देखो 50 × 30, ये 1500 × 23 लिखा हुआ है, ये आपका। तो 23 पंचे 115, 23 का नाम 23 11 34 और 2 0 लगा दो, ये भी आंसर दे देता। समझ आ गया? देखो भैया, कहा गया एक दुकानदार है, 2 तरह की छूट देता है। 20% की 2 लगातार छूट। मैं आपको शुरू में ही कुछ बता दूं कि 2 x% और y% की छूट हो तो उनका जो परिणामी छूट होती है
जब वृद्धि होगी तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, जब कमी होगी तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पे क्या है, छूट। छूट क्या होता है, कमी। तो इसका रिजल्टेंट इतना हो जाएगा। 20% का बता दो, 20 + 20 40 - 400/100 यानी 40 - 4 यानी 36% पहला छूट दिया गया। 36% सबसे कम छूट यहाँ पे। 25% के बाद 15% की छूट, 25 15 40 - 25 × 15/100 यानी कि 40 में से 3.75 घट जाएगा मेरे हिसाब से 3.75। तो 40 में से 3.75 घटेगा तो 36.25 बचेगा। दूसरी छूट हो गई 36.25 और 40% के इकट्ठे छूट मिल गई। अब एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा छूट कहा गया बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य कहाँ पे कम होगा, जहाँ पे छूट सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा छूट कहाँ पे मिल रही है, 40% की, थर्ड ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो गया। बोलो क्लियर है ना। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और जानो आप एक चीज़ जानो कि 20% पहला था, दूसरा था 25% 15% और तीसरा था 40। ये ट्रिक जान लो, 40% 0%। आप एक बात बताओ कि सबका योग कितना है, 25 25 25 15 40 40 0 40 20 20 40। तो सबसे देखो, अब सबका योग 3 मतलब 3 अलग अलग टुकड़े हैं। देखो ये 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, तीनों का योग 40। तीनों का योग क्या है, x है। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन देगा, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। 40 और 0 का डिफरेंस यहाँ पे 40, 25 15 का डिफरेंस 10 और 20 20 का डिफरेंस 0। सबसे कम डिफरेंस कहाँ, यहाँ। तो सबसे कम छूट कहाँ मिलेगी, यहाँ। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ, यहाँ। तो सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिलेगी, 40%। बस ऐसे भी मार्क कर सकते थे। 2 मेथड पता चल गए। चलो देखो, आपसे कहा गया आधार 14 सेंटीमीटर व्यास, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ। देखो किसी भी बेलन के लिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/s, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होती है 2πr/s और टोटल सरफेस एरिया 2πr × h+r होती है, जहाँ पे r क्या होता है, बेस रेडियस, h होती है ऊंचाई। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर इसका रेशियो पूछा जाए तो हमेशा आपका फॉर्मूला बन जाता है h/h+r, जहाँ पे h ऊंचाई और r बेस रेडियस। यहाँ ऊंचाई कितनी दी गई, 10/10 प्लस आधार का व्यास यानी डायमीटर ऑफ बेस 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। यानी आपका रेशियो कितना हो गया, 10/10 धन 7 यानी 10/17। बोलो क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत कहीं किसी को, तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का किसी सिलेंडर के लिए रेशियो पूछा जाए, यानी अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, h/h+r। बोलो क्लियर हो गया। ये प्रश्न अच्छा है, इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। कैसे करते हैं इन प्रश्नों को वो देखते हैं। जॉय और कैट हैं, वो एक सर्कुलर ट्रैक, इस तरह से ट्रैक है, उस पर दौड़ना शुरू करते हैं। 6 मीटर/सेकंड ये इधर दौड़ेगा, 4 मीटर/सेकंड ये इधर दौड़ेगा। क्योंकि प्रारंभिक गति से दौड़ते हैं। अगर विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो आपको पता है ये 6 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में जब होती है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। यानी इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर/सेकंड, 10 मीटर/सेकंड, यानी 10 मीटर/सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। क्योंकि जब भी वो मिलते हैं, मान लो यहाँ कहीं बिंदु पे मिलते हैं, हमेशा जानो कि जो कम स्पीड से दौड़ेगा उसी के साइड में मिलेंगे। यानी कि इसके साइड, अगर आधा यहाँ है तो इसके साइड में मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे कहीं मिल गए। अब कहा गया जब वो मिल गए तो जॉय की गति आधी हो जाती है। जॉय जो 6 से दौड़ रहा था अब वो 3 से दौड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या, फिर कौन भैया, फिर ये जो कौन थे अपने कैट जो हैं वो यहाँ से कितने स्पीड से, कैट की स्पीड 2 गुनी हो गई, यानी कैट 4 से दौड़ के 8 से दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब कहा गया शुरुआत से कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। समझो, आपने कहा 10 मीटर/सेकंड से पहला ट्रैक पूरा करा, यानी पहली बार जब मिले वो 10 मीटर/सेकंड से, 6 से ये इधर दौड़ रहा था, 4 से इधर दौड़ रहा था, तो 10 मीटर/सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। 1100 मीटर दौड़ना था, यानी कितने सेकंड बाद मिले होंगे पहली बार, 1100 टोटल डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड यानी 10, तो 110 सेकंड बाद पहली बार मिले, ठीक है, मिल गए। अब यहाँ पे जब मिल गए उसके बाद एक की स्पीड 6 की आधी यानी 3 हो गई, दूसरे की स्पीड 4 की दूनी यानी 8 हो गई। अभी भी ये एक इधर दौड़ रहा है और एक इधर दौड़ रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अब रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, आपने कहा जब विपरीत दिशा में ही दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अब भी सम हो जाएगी, यानी अब रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 3 + 8 यानी 11 मीटर/सेकंड। अब इनकी रिलेटिव स्पीड 11 मीटर/सेकंड और ट्रैक अभी भी उतना ही बड़ा है, ट्रैक की साइज तो चेंज नहीं हुई है, यानी ट्रैक 1100 मीटर का। अब 11 मीटर/सेकंड से 1100 मीटर पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी 100 सेकंड बाद अगली बार वो कहीं पे मिलेंगे। 100 सेकंड बाद कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ कहीं पे मिलेंगे, कहीं भी हो सकता है, यानी कि आधे से, देखो यहाँ से आधा कहाँ है, यहाँ
या देखो आधा यहाँ मान लो आता है, तो आधे से जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उससे दूर, और जिसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम किसकी है, ये 3 से दौड़ने वाले की, यानी यहाँ कहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा 11 के रिलेटिव स्पीड से 1100 मीटर दौड़ेंगे 100 सेकंड में, पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 110 सेकंड लगा था, यानी टोटल टाइम पहली बार तो 110 सेकंड बाद मिल गए, दूसरी बार 100 सेकंड और लगा, यानी टोटल कितना समय लगा, 100 सेकंड इधर और 110 सेकंड इधर, यानी 210 सेकंड लगा है। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना भैया? इनका औसत बताना है। औसत क्या होता है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? सम, पहले योग लिखते हैं ऊपर, ऊपर क्या लिखते हैं, योगराज यानी योग, और बटे नीचे लिखते हैं संख्या, यानी कि सम बटे नंबर ऑफ आंकड़ा। ठीक है, आपने कहा भैया यहाँ पे तो बड़ा कठिन लग रहा है, पॉइंट में दे दिया गया। मैंने कहा घबराना नहीं होता लल्ला। आपने कहा फिर कैसे? मैंने कहा 0.5 एक बनाते हैं तो 2 ये मिलके 10 हो गए, 0.25 0.75 मिलके 1 बनाते हैं तो 3 4 7 1 8 हो गया, ये दोनों 3 4 7 3 10 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 10 10 20 और 8 28, यानी योग हो गया 28। और कुल कितने आंकड़े थे? आपने कहा आंकड़े जोड़ूं अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं, योग 28, तो एवरेज कितना हो जाएगा 28/7 यानी कि 4। बोलो क्लियर? किसी ने कहा ये प्रश्न करवा दो, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, P बराबर दिया गया, Q बराबर दिया गया, P/Q की वैल्यू पूछी गई। अब आप कहेंगे इतना आसान पेपर, बिल्कुल इतना ही आसान एसएससी आता है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे मिक्स मिलते रहेंगे, 20 का अगर सेट करूंगा तो 4-5 प्रश्न होंगे जो लायक होंगे, बाकी आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। पी की वैल्यू दी गई, क्यू की वैल्यू दी गई, P/, अच्छा मैं कठिन करवाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है एग्जाम में क्या आता है, क्योंकि मैंने 3 बेरी दिया है, 3 बेरी दिया नहीं 3 बेरी निकाला है। जो तुम्हारे फैल रहे होते हैं कि मैंने ये निकाला वो निकाला, ठीक है, फलाना इंस्पेक्टर धमका इंस्पेक्टर, तो वही बता दूं कि कई सारे इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो 4600 ग्रेड पे में जब कोई पोस्ट नहीं मिलती ना भैया, जो अपने नंबर पे फाइल होते हैं, हालांकि अच्छा पढ़ा रहे हैं नो डाउट, लेकिन 4600 ग्रेड पे में जब कोई पोस्ट नहीं मिलती तो वो इंस्पेक्टर की पोस्ट ले लेते हैं लोग, और काबिल बनने में, वही मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज कभी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कम नॉलेज है, लेकिन फैलने वाली बात वही नहीं है कि कुछ भी करवाने के नाम पे मैं बताऊँ मैं ये हूँ, मुझे पता है कैसे होता है एग्जाम। देखो P की वैल्यू दी गई, Q की वैल्यू दी गई, P/Q निकालना है आपको, P में Q से भाग करना है, तो आप Q को पलट के गुणा करो, या आप ऐसे कहें P/Q को हम क्यों लिखते हैं, P × 1/Q लिखते हैं। अगर Q की वैल्यू इतनी है तो 1/Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे ये पलट जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ। तो P की वैल्यू लिख दो, x² - 100 को x² - 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² - b², या मैं लिख दे रहा हूँ x² - 10 स्क्वायर, ये हो गया, और नीचे ये x² - 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और गुणे 1/Q कितना हो जाएगा, x - 4/x + 10। अगर आप देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको a² - b², a + b × a - b, यानी x - 10 × x + 10। नीचे देखो x² - 4² x - 4 × x + 4, ठीक है, कट गया कुछ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी आपका आंसर है x - 10/x + 4। कुछ भी दिक्कत नहीं थी, आप आराम से वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, x बराबर कुछ पुट कर लेते। अभी तक मुझे लगता है कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहा होगा जो आपसे ना हुआ हो, इसका मतलब आपको नॉलेज अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहो। y + 1/, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नहीं, y⁻6 + 1/y⁻6 निकालना, यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं y² का क्यूब + 1/, दो मेथड है, y² का होल क्यूब बटे 1/y² का होल क्यूब, यानी आप y² + 1/y² निकाल लें और फिर उसका क्यूब कर दें तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं y³ का होल स्क्वायर लिख लें + 1/y³ का होल स्क्वायर लिख लें, इससे भी, तो यहाँ से आपको y³ + 1/y³ निकालना पड़ेगा। अब अगर आपको y + 1/y पता है तो y² + 1/y² निकालना भी आसान है, y³ + 1/y³ भी निकालना आसान। आप एक मेथड से मैं कर रहा हूँ, दूसरा मेथड आप अप्लाई कर देना। देखो अगर मैं यहाँ से y + 1/y दे दिया जाए तो y² + 1/y² कितना होता है, अगर ये m हो तो y² + 1/y² होता है m² - 2, तो √5 का स्क्वायर 5 और में से 2 जाएगा 3, यानी हमारी वैल्यू किसकी आई, y² + 1/y²। थोड़ी देर के लिए y² को अगर मैं a एज्यूम करूँ तो ये लिखा a + 1/a, आपको निकालना क्या है, a³ + 1/a³। तो a + 1/a अगर आपको दे दिया जाए तो a³ + 1/a³ क्या होता है, इसका क्यूब, 3 का क्यूब 27 - 3 गुणे इसकी वैल्यू, यानी कि a + 1/a की वैल्यू यानी 3, तो 27 - 9 आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 18। इस मेथड से आप निकालेंगे, कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएंगे। कहा गया जो आंकड़ा है वो रोहन द्वारा अलग अलग चीज़ों पे किए गए खर्चे को दिखाता है। रोहन की मंथली इनकम 50,000 है, जिसमें से वो 60% अलग अलग खर्चों पे खर्च कर देता है। आपको बताना है, मतलब उसका खर्चा जो है वो 60% है, यानी 50,000 कमाता है, 60% खर्च कर देता है, यानी 30,000 वो खर्च कर देता है। आपसे कहा कि व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ कहाँ पे, हेल्थ आपका येलो वाला है, यानी कि 24% येलो है, ये हेल्थ हो गया।
प्लस एजुकेशन कहाँ पे, एजुकेशन ये 18% है, 18% एजुकेशन हमने ले लिया, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कहाँ है भैया, ब्लू वाला, यानी कि ये 14% ट्रांसपोर्टेशन हो गया, 14% ट्रांसपोर्टेशन, यानी टोटल खर्चा कितना हुआ 24, 14, 38, 8, 46, 10, 56%, 30,000 टोटल है। 100% खर्चा जो है वो 30,000 के बराबर है। 56% कितना हो जाएगा 138, यानी 13.8 के, यानी 13,800 रुपये आप निकाल लेना, 30 गुणे 56 कर लेना, ठीक है। अगर 100% बराबर 30,000 तो 1% बराबर 300, तो 56%, 56 गुणे 300 यानी कितना 16,800। अब देखो ज़्यादा प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्न है नहीं, तो ज़्यादा समय क्यों लेंगे। 21,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है उधार, तो राशि का पता, यानी कितना अमाउंट मिलेगा। देखो 10% का मतलब होता है अगर 10 रुपये लें तो 11 रुपये पे करना पड़ेगा 1 साल में, 2 साल हो तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो 11 का स्क्वायर पे करना पड़ेगा, और 3 साल हो जाए तो 10 का क्यूब हो तो 11 का क्यूब पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 1,000 रुपये उधार लेते हैं तो हम पे कितना करते हैं 1,331 रुपये पे करते हैं। हमने उधार कितना लिया 21,000, यानी इसका 21 गुना, तो पे कितना करेंगे इसका 21 गुना, गुणा कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 21 एकम 21, हासिल आएगी 2, 21 या 63, 2 65, हासिल आएगी 6, 21 या 33, 6 39, हासिल आई 3, 21 एकम 21, अरे यार क्या कर दिया, हाँ 21 या 63 और 6 69, 21 एकम 21, 6 27, यानी 27,951 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। समझ आ गया, कोई दिक्कत। अदरवाइज आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर n, जहाँ पे n होता है टर्म्स यानी समय, 3 p की वैल्यू 21, r बराबर 10 पुट करके आंसर देखो। 3 संख्याओं अभाज्य संख्याएं का योग 90 है, उनमें से एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या है, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, एक संख्या हमने ले ली a, ठीक है, दूसरी संख्या ले ली a प्लस 30 और तीसरी संख्या b मान लेते हैं। तीनों का योग दे दिया गया 90, तीनों अभाज्य संख्या यानी इनका योग कितना दे दिया गया 90, यानी हम कह सकते हैं 2a प्लस b बराबर 60। अब एक बात बताओ, अगर हम कहें कि भैया एक, आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताया, हमेशा याद रखना कि जो भी संख्या होगी, या ऐसे समझो अभाज्य संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, अभाज्य संख्या हमेशा विषम यानी ऑड नंबर्स होती हैं, पता है ना। क्योंकि अगर इवन हो गई तो उसका एक फैक्टर 2 हो जाएगा, और 2 एक फैक्टर हो गया, एक 1 हो जाएगा, और एक वो खुद वो संख्या हो जाएगी, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे उस संख्या के, और 3 फैक्टर अगर हो गए तो वो संख्या प्राइम नहीं रह जाएगी। यानी अगर हम a को माने तो ये भी प्राइम नंबर है, यानी a प्राइम नंबर हो गया, a प्लस 30 भी प्राइम नंबर है और b भी प्राइम नंबर है, और तीनों ऑड है। अब देखो ठीक है, a ऑड है, a कोई संख्या है जो ऑड है, a अगर ऑड है तो 2a क्या हो जाएगा, अगर a विषम है तो 2a क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी ये सम है। सम संख्या में कुछ जोड़ा जाता है तो ये क्या आता है, सम संख्या में कुछ जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, देखो 2a क्या हो गया, सम संख्या हो गई, 2a क्या हो गई, सम संख्या, सम संख्या में b जोड़ा गया और वो सम संख्या ही आई, यानी b की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, b की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी भैया, समझो b की जो, देखो ये सम है, सम प्लस कोई संख्या बराबर सम, यानी इवन प्लस समथिंग बराबर इवन, तो वो जो जोड़ा गया वो भी इवन ही होगा, क्योंकि इवन और ऑड कभी इवन नहीं हो सकता, इवन और ऑड का सम कभी इवन नहीं हो सकता, यानी ये इवन हो गया। और एक बात बताओ, बी को हमने माना था एक प्राइम नंबर, बी कोई प्राइम नंबर है जो इवन है, बताओ कौन सी प्राइम नंबर इवन होती है, 2, तो b की वैल्यू हमें 2 मिल गई, तो b बराबर 2 पुट कर दो, तो 2a प्लस 2 बराबर 60, यानी 2a बराबर 58, यानी a बराबर हो गया 29। अब a बराबर 29 हो गया, तो एक संख्या हमें मिल गई 29, दूसरी संख्या मिल गई 29 प्लस 30 59, और तीसरी संख्या मिल गई 2। तो आपसे पूछा गया था इनमें से एक संख्या कौन सी है, 59। ये सबसे अच्छा प्रश्न था, ये आई थिंक आप तुक्का मार लेते या वैल्यू पुटिंग से करते, लेकिन कॉन्सेप्ट ना समझ पाते, है ना। देखो ये तो प्रश्न सबको आता होगा कि 6 और 18 का तीसरा, अब लेकिन कैसे करना है, देखो a b और c का, अगर a और b का तीसरा समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन c है, तो आपको पता है c बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर बटे a, या 6 में जितने से गुणा करा गया 18 पाने के लिए उतने 18 में गुणा कर दो, तो 18 3 54। एक मेथड ये है, दूसरी मेथड ये हो गया कि c की वैल्यू हमेशा b स्क्वायर यानी 18 गुणे 18 बटे a होती है, यानी 6, तो 6 से कट जाएगा 3 18 3 54, ऐसे भी हो जाएगा। टाइम एंड वर्क सबसे मज़ेदार प्रश्न होता है और ये 2 नंबर दिलाने के लिए आता था, अब 3 नंबर आपके मेंस में दिलाएगा। चलो इस प्रश्न को करो। कहा गया ए अकेले कोई काम करता है 15 दिन में, बी वही काम करता है 20 दिन में। ए शुरू करता है और बी उसको
5वें दिन से स्टार्ट, 5 दिन बाद नहीं, 5वें दिन से, यानी 4 दिन ए ने अकेले करा, फिर वो लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि x दिन मान लो आगे काम किया तो x दिन ए और बी मिलके काम साथ में करते हैं। अब देखो 15 और 20, 15 का और 20 का एलसीएम ले लो तो 60 हो जाएगा। टोटल वर्क अगर हम 60 माने तो ए भाई साहब एक दिन में 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, बी भाई साहब 20 दिन में 60 तो यानी एक दिन में 3। एक बात बताओ, ए ने 4 यूनिट पर डे करते हुए 4 दिन काम कर लिया, यानी 16 यूनिट ए ने कर लिया है। 60 में से 16 यूनिट ए ने कर लिया अकेले, यानी बचा कितना, 44 यूनिट बचा हो। और 44 यूनिट ये करेंगे कितने दिन में, आपने कहा ए करता है 4 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट, अब ये दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, यानी एक दिन में हो रहा है 7 यूनिट, तो 44 यूनिट करने के लिए 44/7 दिन की आवश्यकता होगी, यानी 44/7 दिन, यानी कितना हो जाएगा, 7 × 42, 6 सही 2/7 दिन लगे। आपने कहा टोटल कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो आप कहते हैं कि 4 दिन ए ने अकेले करा था और 6 सही 2/7 दिन साथ में किया, यानी टोटल कितने दिन लगे, 4 + 6 सही 2/7, यानी 10 सही 2/7 दिन। क्लियर। ये प्रश्न देख लो, दी गई तालिका का अध्ययन करें, वेद का अध्ययन करो और उत्तर दो। तालिका, ये जो टेबल दी गई आपको, आई नो कि थोड़ा बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया है, क्योंकि टेबल बनाने का टाइम नहीं था। कहा गया ये जो है वो 4 अलग अलग टाइप के, टाइप ए, टाइप बी, टाइप, ये मान लो स्कॉट है, ये स्वराज है, ये आइसर है, ये सोनालिका है, अलग अलग महिंद्रा या जो भी, ये 4 अलग अलग ट्रैक्टर की कंपनियां हैं और अलग अलग सालों में प्रोडक्शन दिखाया गया। तो कहा गया 2010 और 2013 में किस प्रकार के ट्रैक्टर का उत्पादन समान। अब आपको 2010 वाला रो देखना है और 2013। देखो ए का समान है नहीं, बी का समान है नहीं, सी का समान है बिल्कुल। देखो सी का 2010 में भी 12 है और 2013 में भी 12, यही पूछा गया था कौन से साल में समान। ट्रिगो बेसिक आएगा आपके मेंस एग्जाम में, बेसिक यही टाइप का होता है, ठीक है, इसमें कुछ घबराना नहीं होता। कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा दे दिया गया और 0 नहीं है, यानी थीटा 0 ना ले लेना। कॉस बराबर साइन 2 थीटा। देखो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, अगर आपके दिमाग में वैल्यू नहीं आ रही कि थीटा बराबर 30 अंश होगा, तो आप क्या काम करो, कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, पता है ना ये फॉर्मूला, कट गया। यानी एक 2 sin थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा 1/2। साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 अंश होता है। अब थीटा 30 हो गया, वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, उसका पावर 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 9/16। साइन 30 1/2, इसके पावर 4, यानी कि 1/16। कॉस क्यूब यानी 3√3/8, √3/2 का होल क्यूब। साइन क्यूब यानी 1/8। साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर 1/4। कॉस स्क्वायर छोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहेंगे 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो गया। और प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 1/2 होता है और कॉस थीटा √3/2 होता है। देखो अब जहाँ पे हर बराबर है उनको सबको पहले 1/8 को 2/16 लिख सकते हैं, ये 2/16 लिखा हुआ है, 1/3/16 और ये 9/16, यानी 12/16 हो गया। 12/16 कितना हो जाता है, 12/16 को हम लिख सकते हैं 6/8। आपने कहा 6/8 क्यों लिखा, 3/4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो हर 3 सही 3/8, ये 6/8 हो गया। ये कितना लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है, प्लस ये √3/2 है, ये 3 √3/8 है, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, यानी ये 4 √3/8 लिखा हो, तो 4 √3/8 और प्लस 3 √3/8, यानी कि 7 √3/8 लिखा हो। अब सबका हर 8 कर लो, तो यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे गुणा, 4 से गुणा करोगे 12 हो जाएगा, ये 8, तो अब सबका हर बराबर हो गया, तो 6 12 18 प्लस 7 √3 भी आ जाएगा इसी के अंदर और /8। बताओ एक लाइन का प्रश्न था नहीं। अब ये ऑप्शन देख के नहीं घबराना होता। एक छात्र है और वो है दुष्ट प्रवृत्ति का, वो कहता भैया हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानना है। इसका एक विकर्ण दे दिया गया 6 सेंटीमीटर का। अब समचतुर्भुज का एक विकर्ण दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दे दिया गया 8 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालने को कह दिया गया। समचतुर्भुज क्या होता है, आप स्टार बेस की ज्योमेट्री की या क्वाड्रिलेटरल की क्लास देख लेना, 6-7 घंटे की, पूरा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर से लेके और जितना भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल में सारा करवा दिया है मैंने, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सारे। आपको बता दूं कि अगर उस कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों भुजाएं बराबर है तो वो समचतुर्भुज होता है। अगर समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, हम मान लेते हैं अगर उसके दोनों डायगोनल D1 और D2 हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि D1² प्लस D2² बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ A², ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लो, तो D1² 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 4A²। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर बराबर 4A को स्क्वायर को लिख सकते हैं 2A का होल स्क्वायर। 2A का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी 2A बराबर 10, A बराबर आ गया 5। अब A बराबर 5 आ गया, तो आपको एरिया फ्रॉम, अच्छा यार क्या मैं करवा रहा हूँ, ठीक है कोई
अब यहाँ पे एरिया पूछा गया था, ये करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो अगर डायगोनल किसी रोम्बस के लिए यानी कि समचतुर्भुज के लिए विकर्ण दे दिया है D1 D2 तो उनका एरिया होता है हाफ गुणे D1 गुणे D2 यानी हाफ गुणे 6 गुणे 8 यानी 48 का आधा 24। अगर आपसे परिमाप पूछा जाता तो आपको साइड निकालना पड़ता, तब आप इसके थ्रू आते। और अगर साइड 5 हो गई तो परिमाप कितना होता है 4 इंटू साइड यानी 4 पंचे 20 तब हो जाता। ठीक है, तो इतना ही सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन का। आप कहते हैं 6 8 48 का आधा 24 आंसर। ये प्रश्न मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। ये प्रश्न आपके लिए है और ये अगली क्लास जैसे आएगी एक्सपेक्टेड की उसमें मैं पहला प्रश्न यही लूँगा और अगले जितने भी सेट आएंगे वो 30 क्वेश्चंस के होंगे ताकि आप मेंस के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट सेक्शन में तुरंत के तुरंत उत्तर बताओ, नहीं बताया तो समझ लो आपने नहीं किया। तो चलो भैया, थैंक यू फॉर वियरिंग मी, इतनी देर सहन करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो जैसे शेयर करते हैं शेयर करते रहें, जो भी आपको दिख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे मैं PDF शेयर करता हूं।